एक और 23 मार्च आ रहा है अब हमारा, जिसको हमने सेलिब्रेट किस तरह करना होता है। अभी तो खैर इस दफ़ा तो पैसे ही नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास, तो लिहाजा उस तरह की सेलिब्रेशन तो नहीं हो रही कि जिस तरह की सेलिब्रेशन होती है कि परेड में ग्राउंड में होगा और आर्मी अपने स्ट्रेंथ दिखाएगी, कल्चरल वैल्यू शो की जाएंगी, थोड़ी सी तकरीर हो जाएगी। लेकिन 23 मार्च की जो असल सिग्निफिकेंस थी, असल जो उसकी अहमियत है, वो क्या है? हमने उस दिन क्या अचीव किया था? हमें क्या मुल्क मिल गया था? हमने क्या उसके लिए कोई गारंटी सिक्योर कर ली थी? हमने क्या अचीव किया था? इनफैक्ट हुआ क्या था कि आज से 83 इयर्स पहले जब हमने लाहौर रेजोल्यूशन कर ली थी, पास कर ली थी वो, तो उसके ऊपर तो हमने क्या हासिल किया था? अखबारों में सिर्फ मजाक उड़ाया गया था। अंग्रेज़ ने तो कुछ ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी थी हमारी तरफ, सिर्फ मजाक उड़ाया गया था। और मजाक में कहा गया था कि ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। ये असल में जो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं ना, ये मुतालबा जो कर रहे हैं, वो असल में क्या मुतालबा कर रहे हैं? वो पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं। तो नाम पाकिस्तान का तजवीज़ तो कर दिया गया था पहले ही, चौधरी अहमद अली ने इसको तजवीज़ तो कर दिया था, तो मुतालबा ही उसका कर रहे हैं। तो हमने हासिल क्या किया था उस दिन? असल में सिर्फ अपने लिए एक मजाक क्लेम किया था। किस सिचुएशन के अंदर? उस सिचुएशन में कि जब उससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे, तो बंगाल के अलावा बाकी तो हमें कुछ सीटें नहीं मिल रही थी। पंजाब के अंदर 2 सीटें ली थी हमने। तो इस दिन की क्या इंपॉर्टेंस है फिर? इस दिन की असल में इंपॉर्टेंस यही है कि उस दिन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, हम मुसलमानों ने डिसाइड कर लिया था कि हम चाहते क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारा मुतालबा क्या है। ये चीज़ थी जो हमने असल में हासिल की थी। हमारा विज़न जो था वो क्लियर हो गया था कि हम अब क्या हासिल करना चाहते हैं, अब हमारी जद्दोजहद किस मकसद के लिए होगी। पार्टी तो पुरानी बनी हुई है, 1906 की बनी हुई है ढाका के अंदर पार्टी, और पार्टी की लीडरशिप तो मल्टीपल टाइम चेंज हुई थी। तो उसका ओरिजिनल मकसद जो भी था, जिस मकसद के लिए थे, अब हमारा ये मकसद है। अब हमारी सारी जद्दोजहद, हमारा सारा फोकस, हमारी सारी भाग दौड़ जो होगी इसके हसूल के लिए है। इससे हमें ये पता लगता है कि विजन की क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है। मकसद आपका क्या है, उसकी क्लैरिटी, और उसमें कोई पे दो राय ना हो बाद में जाके कि अच्छा हाँ हमने ये मकसद तो डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, शायद ना हो पाए। तो मेरे ख्याल में क्यों ना है कि हम प्लान बी पहले से वर्किंग करना शुरू हो जाते हैं। हमारा इरादा ही नहीं है। जब क्रिकेट के मैचेस अभी ख़त्म हुए हैं PSL के अंदर, तो एक चीज़ कितनी क्लियर होती है ये वाली, बड़े से बड़ा बैट्समैन उस बॉल के ऊपर आराम से आउट हो जाएगा जिसमें वो डबल माइंडेड हो जाता है। वो ख़ुद कंफ्यूज होता है कि मैंने शॉट किस तरफ खेलनी थी, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर वो एक कन्फ्यूजन के अंदर, किस्मत अगर अच्छी थी तो एक कोई एज ऐसा लग गया, बचत हो गई। अदरवाइज़ बड़े से बड़ा बैट्समैन अगर वो क्लैरिटी ऑफ माइंड के अंदर नहीं होगा ना कि उसने इस बॉल के ऊपर व्हाट ही वांट्स टू अचीव, वो उस बॉल के ऊपर वो आउट भी हो सकता है। तो लिहाजा हमारे जो अकाबिर थे, बड़े थे, और कायद आज़म की लीडरशिप थी, उन्होंने इस क्लैरिटी के साथ अपना मकसद क्लियर कर लिया। अब उसके बाद डबल माइंडेड नहीं होते रहे। हाँ, ये ज़रूर होता रहा कि अगर कहीं स्टेट्स का जिक्र किया था तो फिर स्टेट के ऊपर आ गए थे। पहले अगर पाकिस्तान का नाम नहीं अडॉप्ट किया था तो ये जो ताना हमारे ऊपर चला था, उस ताने को अडॉप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, हमने ये डिक्लेयर कर लिया चीज़। और लिहाजा इसी तरह ही जो और ज़्यादा हम कह सकते हैं ना, पुख्तगी आती गई। अगर कहीं कोई जुमले जो थे वो एम्बिगुअस थे तो उनमें और क्लैरिटी आती गई। लेकिन डाउट कभी नहीं किया, फिर दोबारा से कभी डाउट नहीं की चीज़। वही बात जो कायद आज़म ने ख़ुद भी कहा हुआ था कि थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू मेक अ डिसीजन, बट वंस दैट डिसीजन इज़ मेड, स्टैंड बाय इट बाय एज वन मैन। ये नहीं कि हाँ अभी हम दोबारा वोट डाल के देखते हैं, अब हम किसी और की राय भी लेके देख लेते हैं। क्लैरिटी ऑफ विजन इतना पक्का कि फिर अगले 7 साल के अंदर जाके हमने हासिल कर लिया उसे। और हम लोगों ने जब उसको हासिल किया था तो उसके दौरान आप माइंड में तो रखें कि इस वक्त जंग अजीम जो दूसरी थी वो चल रही थी। जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, जबकि तब तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं स्टार्ट हुई थी, तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को किताबों के अंदर हर जगह ग्रेट वॉर बोला जाता है, क्योंकि ये तो नहीं पता था ना कि पहली है तो अगली भी होनी है उसके बाद। जब ये वाली जंग छिड़ गई थी तो इसको जब दूसरे जंग अजीम कहा गया था तो उसको रेफ़र किया गया पहली जंग अजीम, जिसका मैंने काफ़ी डिटेल में जिक्र किया था कुंज़ दुनिया के लेक्चर के अंदर।
तो अभी मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ और बहुत ज़्यादा मुख्तसर अल्फाज के अंदर ये बात समझाना चाहता हूँ कि वो हालात क्या थे। अंग्रेज़ जो है वो जंग लड़ रहा है, किसकी? अपनी बका के लिए। जर्मनी ने तो खौफ तारी करके रखा हुआ था, जापान ने खौफ तारी करके रखा हुआ था। मैंने 1971 के लेक्चर्स के अंदर भी जनरल न्याजी और उनकी सब बातें की थी, तो उनकी पहली डिप्लॉयमेंट्स कहाँ थी, किन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे वो? अंग्रेज़ों के साथ मिलके या अंग्रेज़ों की फ़ौज के अंदर पार्ट बन के किसके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे? तो सिचुएशन तो वो चल रही थी ना, सिचुएशन वो चल रही थी। बुरे से बुरा जो फाके आए थे ना, जो बुरे से बुरा जो वक्त आया था जहाँ पे सारे का सारा यहाँ से खुराक जो थी वो उठा के लेके जाई जा रही थी हिंदुस्तान से, और अब तस्वीरें तो देखें कितना बुरा फैमिन आया हुआ था, और फिर ये क्रिएटेड फैमिन था चर्चिल ने जो किया था। तो उन हालात के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर हम ये कह रहे हैं कि हम हासिल करके रहेंगे अपना पाकिस्तान, अपना मुल्क। इतनी क्लियर विज़न था हमारा, इतना क्लियर विज़न कि हमने 7 साल में वो फिर हासिल भी कर लिया। और दूसरी तरफ जो हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा इन लाइन थे ब्रिटिश के साथ, नेहरू के जो मामला थे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, वो हमें क्लैरिटी के साथ पता है कि इसकी फरमाइश के ऊपर तकसीम हिंद जो था वो आगे ले आया गया था। वो सब चीज़ें हमें पता है। गांधी की लीडरशिप, हिंदुओं का साइज़ तो देखें उस वक्त कितने ज़्यादा जो कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, वो चल रहा था सब कुछ। उसके माइट के बावजूद, उनकी माइट के बावजूद गांधी जैसे बंदे ने कह दिया कि पाकिस्तान बनेगा मेरी लाश के ऊपर। गांधी जैसा बंदा अगर ये जुमला बोल रहा है, कहने कि इसका मतलब है नो फ्लेक्सिबिलिटी, बनने नहीं देंगे हम आपको ये मुल्क। लेकिन हमने बना लिया। कौन साथ दे रहा था उस वक्त? कौन सी सुपर पावर हमें साथ दे रही थी? किसी ने हमसे वादा किया था? यूएई तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, चाइना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था इस शक्ल में जो अब एग्जिस्ट करता है, राइट? 1949 में जाके चाइना की शक्ल है ना जो अब है, वो तो अपने अंदर जद्दोजहद में लगे हुए थे। यूएई तो 1971 में जाके बना था। यूएई ने तो अभी रिसेंटली अपने 50th एनिवर्सरी मनाई है। और कौन से हमारे ममालिक थे जिनके हम कह सकते हैं कि बड़ा किसी ने हमसे वादे किए हुए थे कि हाँ हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहो, हमारी तरफ से आपको एड मिलती रहेगी, आपको ये सब कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं था हमारे हिस्से का, तो बल्कि जो डिवीजन थी वो रोक दी गई थी। लेकिन हमने मुल्क हासिल कर लिया। अब आप सिर्फ ये देखें, अ जर्नी ऑफ 83 ईयर्स। शायद ही कोई लोग दुनिया में इस वक्त ज़िंदा होंगे इस वक्त जिन्होंने अपनी आंखों से अपने होश के आलम में वो 1940 की रेजोल्यूशन देखी होगी। शायद ही कोई। देखिए 83 ईयर्स इस वाक़े को हो गए हैं, तो किसी ने जो भी शऊर में जिसने देखी होगी तो वो तो 90+ ही होंगे ना इस वक्त, कम से कम। या और बेहतर कहा जाए तो कम से कम अपने मिड 90s में होंगे, राइट? ऐसे ही होगा ना। रुएदाद खान और इस तरह के चंद और लोग जिन्होंने लेट 90s या 100 के करीब पहुंच गए हैं। अदरवाइज़ तो वो नस्ल ही तकरीबन चली गई ना जिन्होंने पाकिस्तान को उस हाल में देखा होगा। 1947 वाले लोग इतने कम अब होंगे, तो 40 वाले तो बहुत मुश्किल है वो, राइट? तो किस कदर दुख और अफसोस की बात है कि हमने अपनी जर्नी को किस तरह रास्ते में खो दिया, हमने अपनी मंजिल को किस तरह हमने बुरी तरह से खोल दिया। इस वक्त टॉप डिस्कशन क्या चल रही है? टॉप डिस्कशन क्या चल रही है? मेन टीवी को छोड़ दें आप, क्योंकि मेन टीवी की जो है हमारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ बहस ये चल रही है कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर इमरान खान की पेशी हुई या नहीं हुई, वारंट जारी हुए नहीं हुए, अगली समात की डेट क्या है, ये डेट है। दूसरी तरफ उनके घर में क्या हमला कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई नहीं की गई। एक कहेगा जो फजूल बातें जिसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें नुकसान पहुँचाना मज़ीद। यानी कि हम पहले इस कदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन और नफ़रत के अंदर घुस चुके हैं, और पूरे दिन की बस ये खबर है, ये टेंशन है, और कोई बात ही नहीं है। इससे अगली को बात होगी तो डॉलर कहाँ पहुँच गया और महंगाई की क्या हालत हो गई। और आप साथ ही देखें, इसी टाइट हालात के अंदर अभी पिछले साल रिकॉर्ड सैलाब आया था। ये जो अभी जो कल आया था ज़लज़ला, तो कितने ज़ोर के झटके महसूस हुए थे। तो कुछ भी राइट सिमत में नहीं जा रहा, कुछ भी राइट सिमत में नहीं जा रहा। हमारा रुख भी अल्लाह की तरफ नहीं है, हम भी अल्लाह ताला से कुछ ना मांग रहे हैं, बल्कि हम क्या चीज़ मांग रहे हैं इस वक्त? हम तो ये मांग रहे हैं मुल्क की सतह के ऊपर भीख,
थोड़े थोड़े मिलियन और डॉलर्स के ऊपर हम लोग रो रहे हैं, और इंडिविजुअल सतह के ऊपर क्या कोई बाहर की अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं हम लोग, कोई जॉब मिल जाए, कोई वीज़ा मिल जाए, मैं तो छलांग मारूँ यहाँ से, ये तो मुल्क डूब रहा है, ये तो जा रहा है मुल्क। तो आपको कितने ज़्यादा टॉपिक्स मिलेंगे ऑनलाइन की इस डिस्कशन के ऊपर कि इज़ दिस द राइट टाइम टू लीव पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान छोड़ के हमें चले जाना चाहिए इस वक्त। और इस वक्त आपको यू विल फाइंड लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट इट, लॉट ऑफ कंटेंट, आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे रिलेटेड कि लोग जो कह रहे होंगे और बड़े बिग माइंड्स कह रही होंगी कि नहीं इस वक्त दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें बाहर जाना चाहिए। मैं 100% इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं मैं समझता है कि बस मुल्क के दरवाजे बंद हो जाने चाहिए, मुल्क से कोई भी बंदा बाहर ना जाए, जो भी मुल्क से जाएगा वो कोई गद्दारी की अलामत है या वो हुब्बुल वतनी की अलामत नहीं होगी, मैं उस राय का नहीं हूँ। मैं इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा एक ख़ास परसेंटेज ऑफ टैलेंट यू हैव टू एक्सपोर्ट, और बाहर से आना पड़ेगा। इसके ऊपर इंशाल्लाह जल्द डिटेल में बात करूँगा मैं। उसकी एग्जांपल मैं एक हमेशा समझाता हूँ, दोबारा समझ लेते हैं मुझसे। अगर हमने बाहर से ना सीख का होता या बाहर वालों को ना कहा होता कि भाई हमें एक मोटरवे बना दो पहली, तो हमारे नज़दीक मोटरवे क्या चीज़ थी? हम तो हाईवे समझते थे, जीटी रोड समझते हम लोग। ये दोनों तरफ मुसलसल दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पे रश लग जाएगा वहाँ पे भीख मांगने वाले भी आ जाएंगे, ठेले लगे होंगे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जहाँ मर्जी चाहो गाड़ी रोक लो, जहाँ मर्जी चाहो यू टर्न ले लो, कोई डिसिप्लिन नहीं है रोड का किसी किस्म का भी, जिस तरह मर्जी क्रॉसिंग हो रही हो, शहर के शहर एक गिरद आबाद कर दिया हमने। हम तो यही समझते ना मोटरवे को, बाहर से नॉलेज हमने इंपोर्ट किया और वहाँ से हमें समझ लगी कि भाई मोटरवे किसे कहते हैं। एक्चुअली मोटरवे ये होता है कि जब आप उसके ऊपर एंटर हो जाते हैं तो कोई यू टर्न नहीं आ रहा होगा रास्ते में, उसके अंदर अगर एग्जिट्स हैं तो किससे एग्जिट कहते हैं, उसके अंदर किसी किस्म के कोई दुकानें नहीं लगी होंगी साइडों के ऊपर, कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही होगी उसके ऊपर। व्हाट डज इट मीन? पहली दफ़ा हमने ये चीज़ सीखी कि भाई एक मिनिमम स्पीड भी होती है कोई चीज़, ये नहीं कि मैक्सिमम स्पीड 100 या 120 होगी। जिनको याद होगा उनको ये भी याद होगी बात कि शुरू में एक टाइम के लिए हमने 140 भी स्पीड कर दी थी। तो इट इज़ नॉट जस्ट द मैक्सिमम स्पीड, एक मिनिमम स्पीड भी होती है कि भाई हमें 60 से नीचे नहीं जाना। और ये ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं अलाउड होंगे वहाँ पे, रक्षा अलाउड नहीं होगा। इस टाइप के जो कैटेगरी को नहीं बिलोंग कर रहे होंगे वो व्हीकल्स वहाँ पे नहीं आ सकते। सीट बेल्ट हमने उसी की वजह से पहननी सीखी। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स जो कि यस बाहर की वजह से आप सीखते हैं, बाहर से कुछ चीज़ आती है तो आप सीखते हैं उससे। अब रेस्टोरेंट्स की एग्जांपल ले लें, जब ये नहीं था पाकिस्तान में KFC और ये नहीं था मैकडोनल्ड्स भी पाकिस्तान में, और ये बाहर की कोई भी चेन नहीं होती थी, ठीक है, हमने अपनी मर्ज़ी के रेस्टोरेंट्स का नाम रखा होता था, पिज़्ज़ा हट रखा होता था, वो असल पिज़्ज़ा हट नहीं होता था। या एक मुझे याद है ब्लू एरिया के अंदर मैकडोनल्ड्स है ना, तो एक मैकडोनल्ड्स हुआ करता था, तो वो हमने फ़ास्ट फूड अपने बनाए होते थे, लेकिन हम उसको फ़ास्ट फूड जो कहते थे ना, वो फ़ास्ट फूड, हम बर्गर को फ़ास्ट फूड कहते थे कि अगर आप बर्गर खाने जा रहे हैं ना तो वो फ़ास्ट फूड होता है। जब ये कंपनीज आई बाहर से, KFC आया, मैकडोनल्ड्स आया, तब हमने सीखा सही मायनों में कि फ़ास्ट फूड किसे कहते हैं, कि फूड जो पहले से ना एक बहुत लिमिटेड मेन्यू होगा, ये नहीं कि आम रेस्टोरेंट की तरह तो 15-20 आइटम उनके पास है, एक लिमिटेड मेन्यू होगा, आप पे करेंगे और इमीडिएट आपको डिलीवर होगा, ये विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स एंड मिनट्स इमीडिएट आपको मिलेगा। वो बहुत लंबा मेन्यू नहीं लेके चलेंगे, और अब तो वैसे भी थोड़ा सा मेन्यू लंबा हो गया, अदरवाइज शुरू में आप याद तो करें KFC के अंदर एक ही बर्गर होता था। तो हमने सीखा कि फास्ट फूड किसे कहते हैं, यू एक्चुअली गेट द फूड इमीडिएटली, आपने पे किया, वो पहले से प्रिपेयर्ड होता है, आपको वो साथ ही दे देते हैं, इसे कहते हैं फास्ट फूड। सिर्फ बर्गर को फास्ट फूड नहीं कहते, ये हमने सीखा था, राइट। तो लाइकवाइज हमारा ही टैलेंट बाहर जाएगा, जब पाकिस्तान से वो बाहर जाएगा, जाके अच्छी जॉब्स करेगा, अच्छी पोजीशंस में जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ से सीख कर आएगा और यहाँ पे आके कोई चीज़ अगर सेटअप करता है, या अगर बाहर भी सेटअप होया हुआ है लेकिन रेमिटेंस भेजता है, वो एक इनकम का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर बात करूँगा डिटेल में, लेकिन अभी पॉइंट समझाने का ये मतलब है कि 100% मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के, लेकिन जो अभी फिक्र लग गई है ना कि मुल्क गया, ख़त्म हो रहा है मुल्क, भाई हाथ से जा रही है, वो 2 हफ्ते की इम्पोर्ट का पैसा रहेगा, वो 3 हफ्ते की इम्पोर्ट का पैसा रहेगा, भाई ये तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये चला गया, तो बस लिहाजा अपनी ज़ात बचाओ, खुद छलांग मारो। ये इमेजिन करके देखें
कि इस वक्त हम आके उन लोगों के सामने खड़े हों जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दी थी इस मुल्क के लिए, जिन्होंने, एक तो लीडर्स हैं ना हमारे, लेकिन वो लोग जिन्होंने हिजरत की, गवाया अपना सब कुछ, अपने घर छोड़ के आए थे, जान बचाते हुए आए थे यहाँ पे। कितने बच्चे अगवा हो गए थे, कितने बूढ़े लोग रास्ते में मर गए थे, कितनी लड़कियाँ जो थीं वो गायब हो गई थी, कितनों का रेप हुआ, क्या क्या उन्होंने सेक्रीफाइसेस दी थी, क्या क्या सेक्रीफाइसेस दी थी। वो अगर ये जाने 83 इयर्स के अंदर अंदर तुम लोग इतने मायूस हो गए हो, अपनी नालायकी की वजह से इतने मायूस हो गए हो। वो भी तो कह सकते थे ना कि भाई हमारा घर है, हम घर छोड़ के जाए, इस तरह हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी है, अभी रातों रात हम चले जाएं यहाँ से, कि काफ़िला जा रहा है तो हमने भी जाना है, सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया तो बस वो हो गया। नहीं, उनको पता था कि वो कायदे आज़म है, द ग्रेट लीडर, तो उन्होंने कहा है तो हमारे मुस्तक़बिल के लिए कहा है, हम कुर्बानियाँ देंगे उसके लिए। जहाँ तक महंगाई की बात होती है तो आप खबरों में देख रहे होंगे इन्फ्लेशन 33% का क्रॉस कर लिया, 46% है। एक होती है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन होनी शुरू हो गई है। नई टर्म तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये कि आम तौर पे अभी नई टर्म के तौर पे अब इस्तेमाल हो रही है खबरों के अंदर, या एनालिस्ट यूज़ कर रहे हैं। इन्फ्लेशन से अगला दर्जा होता है कि आप टैक्स जो मर्जी बोलते नहीं थी, 25%, 50%, अब आपका टैक्सेशन रुक जाती है, इसके ऊपर जमा ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि बाइंग सेलिंग रुक जाती होती है। तो स्टैगफ्लेशन की नौबत आ गई है। लेकिन क्या फिगर्स आते हैं 1974 से लेके अब तक, या 1972 से लेके अब तक, ये हाईएस्ट है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे बड़ों ने वो टाइम भी गुजारा था। यही 51 ईयर्स पहले ये इन्फ्लेशन एक दफ़ा पहले हिट की भी है, हम बच के आ गए थे वहाँ से। पाकिस्तान नया नया टूटा था, जब पाकिस्तान बना था तब क्या कैफियत थी, मैंने जिना वाले लेक्चर के अंदर डिटेल्स शेयर की नहीं है उसके अंदर, लेकिन क्या कैफियत थी। पाकिस्तान के पास तो महीना चलाने के लिए किसी चीज़ के पैसे नहीं थे। कौन से हमारे पास पावर प्लांट्स थे, कौन सी हमारी अपनी इस तरह की आर्मी थी ये वाली, कौन से हमारे पास जो थे वो ये दफातर के अंदर देने के लिए सैलरीज और चीज़ें थी। कायद आज़म ने हैदराबाद के नाज़िम से रिक्वेस्ट की थी, इनिशियली ही डिक्लाइंड। तो उसके बाद क्या हुआ था, ये इन्होंने फिर कायद आज़म ने जब इनको अप्रोच किया था, इन्होंने कायद आज़म के आगे ला के अपनी बैंक चेकबुक रखी थी, पाकिस्तान के लिए आपको जो रिक्वायर्ड है आप ले लें। और कौन सी एयरलाइन थी हमारे पास, वो तो इन्हों को ही कायद आज़म ने रिक्वेस्ट की थी तब कि पाकिस्तान का अब ख्वाब करीब है, हमें एक एयरलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो PIA नहीं था, ओरिएंट एयरवेज थी, एक ओरिएंट एयरलाइंस बनाई थी उन्होंने, और बाद में पाकिस्तान को गिफ्ट कर दी थी। और तब कितने जोश वाले लोग थे कि अब्दुल सत्तार ईदी जब यंग थे उस टाइम के ऊपर, उन्होंने देखा था कि ये हमने एक इस्लामी फ़लाई रियासत बनेगी है, जिसे इमरान खान ने जिक्र किया था। मैंने इमरान खान की अचीवमेंट्स के अंदर ये बात की थी कि जो गन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में घुल गया था, कि TV के ऊपर ये आम बातें होती थी, ये जो अभी हम 23 मार्च की बात कर रहे हैं ना, दिस वाज समथिंग वेरी नॉर्मल। नहीं 23 मार्च को पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। नहीं 23 मार्च तो नहीं था, वो तो 24 मार्च को एक्चुअली मंजूर हुई थी। ये तो तारीख बाद में गलत बताई गई। वो पहले में तो इसको रिपब्लिक डे कहते थे, ये तो अयूब खान ने इसको फिर, क्योंकि वो तो मार्शल लॉ ले आया था तो रिपब्लिक डे तो नहीं नाम रख सकता था, तो पाकिस्तान डे रख लिया था। वो सब बातें, उनमें से कुछ बात हमारे पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, डजंट मैटर एट ऑल। फैक्चुअल बात क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे हमने पाकिस्तान का मुतालबा क्लैरिटी के साथ रखा और हमने हासिल कर लिया। वाई क्रिएट कन्फ्यूजन। फिर ये कि चलो ठीक है पाकिस्तान तो ये हो गया, लेकिन ये दरमियान की लकीरें जो है ना, जब 2004 के अंदर, तो ये तो बस ऐसी बन गई थी। असल में तो हम एक ही कल्चर के लोग हैं, हम लोग तो एक ही किस्म के लोग हैं। ये तो खाम खा हम लोगों ने इस तरह की बातें कर दें। स्कूल्स के अंदर या पढ़ाई का जो सिलेबस या वो जो मिजाज होता था, वो यूँ पढ़ाया जाता था कि भाई हमारे अरब इन्वेडर्स थे, इस्लाम तो एक इन्वेडिंग रिलीजन आया था। हालांकि हमारी तो तारीख़, हमने तो कायद आज़म ने वो कब कहाँ से उसको जोड़ के रखा हुआ था, 1200 साल 1300 साल पहले हमारा जो था वो आइन डिसाइड हो गया था, तर्ज़ हुकूमत डिसाइड हो गया था। ये सारी कन्फ्यूजन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में क्रिएट की गई थी। पाकिस्तान तो एक सेकुलर मुल्क बनाना था कायद आज़म ने। ये सारी कन्फ्यूजन ये इमरान खान के दौर के अंदर, ये वापस हम अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू जो बेसिक्स थे, जेनेसिस के ऊपर हम वापस आए थे अपने, कि इस्लाम के लिए हमने ये मुल्क बनाया था, हमने इसको इस्लाम के लिए बनाना था। तो वो जो
का मल्टीपल टाइम इमरान खान ने कहा हुआ है कि हमने इसको मदीना, रियासत मदीना फ्लाई रियासत बनाना है। तो उस दौर के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी जो थे उनकी स्ट्रगल देखें आप। उन्होंने जब देखा कि जब ये कोई भी नहीं कर रहा, यहाँ पे तो मुल्क नहीं जा रहा उस सिमत में, कायद आज़म फौत हो गए हैं, लोगों का उस तरफ अब रुझान नहीं है, पावर स्ट्रगल में लग गए हैं, राग खो के बैठ गए हैं। उन्होंने क्या किया, छोड़ो इसे, मैं क्यों आया खाम खा सब कुछ छोड़ छड़ा के, अपनी जॉब करो, अपना बिजनेस करो अच्छी तरह से, बाहर की जो कोई नौकरी ढूंढ लेते हैं। पूरा लोग जिस तरह हमारे लोग यूके जाके, कायद आज़म ने हमें आज़ादी दिलवाई और हमने क्या किया, वही किंग जो था ब्रिटेन का, उसी की बेटी जो क्वीन एलिज़ाबेथ जिनकी अभी हालिया डेथ हुई है, उनके जाके हम ब्रिटिश सिटीजन बनते जा रहे हैं, ब्रिटिश नेशनैलिटी ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, हम लॉयल रहेंगे क्राउन के। ये आज़ादी क्यों फिर हासिल की थी? तो अब्दुल सत्तार ईदी ने तो ये काम नहीं किया ना। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा नहीं बन रहा ना, कोई नहीं बना रहा इसको फ्लाई रियासत, मैं उतरता हूँ मैदान में। फिर एक हीरो की लाइफ गुजारी उन्होंने कहा मैं बनाता हूँ फिर इसको, कोई बात नहीं। और उनकी जो लाइफ की स्ट्रगल है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह उन्होंने बहुत ना होने से स्टार्ट किया था, और एक वक्त वो भी आ गया कि सबसे बड़ा चैरिटी का एक यूएन सपोर्टेड नहीं, किसी और का सपोर्टेड नहीं, सबसे बड़ा वेलफेयर एम्बुलेंस सर्विस सबसे बड़ी किसके पास थी? ईदी फाउंडेशन के पास। और कहाँ उनके वॉलंटियर्स थे वो। ये मोहब्बत थी उनके पाकिस्तान के साथ। हमें भी इसी किस्म के हीरोज़ की दोबारा ज़रूरत है। हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो बस डूबती हुई कश्ती को देखते हुए ना भागना शुरू हो जाए यहाँ से। हमने यहाँ पे इस वक्त पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। दोबारा से हमने देखना है कि भाई हमने ये क्यों मुल्क हासिल किया था, 23 मार्च क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, हमारा मकसद क्या था, और हमने एक मुल्क हासिल करके उसके अंदर क्या क्या हमारे के टारगेट्स और अचीवमेंट्स थे। ये इस वक्त की नस्ल का बहुत ज़रूरी काम है कि वो एक तो वापस ग्रिप हासिल करें अपने अकल के ऊपर, भाग दौड़ को और इस तरह पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करें, और लाजमन अगली जनरेशन के ऊपर इस जज्बे को और इस तारीख़ को मुंतकिल करें। ये बेहद ज़रूरी है। ये दिन जो है इसकी इम्पोर्टेंस पहले के दिनों की निस्बत या पहले सालों की निस्बत कई गुना बढ़ गई है अब।